क्लास में हम लोगों ने इस जगह तक पढ़ा था जिसमें कि ये बोला था कि अगर ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो तो इन डिफरेंट मीडियम के कारण से नेट एपरेंट डेप्थ क्या होगा और नेट एपरेंट शिफ्ट क्या होगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। चलो आगे चलते इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो कि ये एक स्लैब है और दो तीन मीडियम दिए गए और इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस जगह पे ऑब्जर्वर है। ये जो डिस्टेंस दिया गया है इस जगह से डेट इज गिवन लेट्स से 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। इस जगह का दिया गया है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 2। इसका दिया गया है 3, इसका दिया गया है 4, इसका दिया गया है 1। तो पूछा है फाइंड द apparent depth of the object as seen by the observer। सॉल्व करो। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। हमें एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए बोला गया है और एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है, बराबर। तो क्या था फॉर्मूला, d1 अपॉन n1 रिलेटिव प्लस d2 अपॉन n2 रिलेटिव प्लस d3 अपॉन n3 रिलेटिव एंड प्लस d4 अपॉन n4 रिलेटिव। n1 रिलेटिव कितना हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रेजेंट है, बराबर। तो हो जाएगा 2/2 विच विल बी इक्वल्स टू 1 और n2 रिलेटिव कितना हो जाएगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2। n3 रिलेटिव कितना हो जाएगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड लास्ट n4 रिलेटिव आ जाएगा तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय 2। आया ना। तो मुझे क्या कर लेना है, अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। दिस विल बी 4 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस d3। तो ये 1 2 और ये 3, 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस दिस थिंग इज 6 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर आ जाएगा 4 प्लस 20/3 प्लस 1 प्लस 12। निकाल लो आंसर। क्या सर ये मिस्टेक करा तुमने? n=1 से सर हमने सोचा कि उल्टे डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो रेयरर है, मतलब जिसमें रखा हुआ है। तो हाँ भाई। रेयर है तो क्या हो गया? सर मतलब हम लोग पानी के अंदर से ऊपर देखेंगे तो मतलब वो दूर दिखेगा, और जब हम लोग बाहर से देखते हैं तो वो कम दिखता है ना, मतलब ऊपर दिखता है, उसके से प्लस माइनस नहीं आएगा डिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है ये एपरेंट डेप्थ में सारा का सारा खुद ही खुद कैलकुलेट कर लेता है।
एपरेंट डेप्थ को ज़्यादा करना है या कम करना है, खुद ही खुद वो आंसर में वैल्यूज को निकाल करके दे देगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें अपने मन से प्लस करना होगा और माइनस करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। ओके। जब हम लोग एपरेंट शिफ्ट निकालेंगे तो शिफ्ट में प्लस माइनस वहां पे तुम्हें दिखेगा, क्योंकि उस जगह पे वन माइनस ऑफ वन अपॉन एन वन रिलेटिव होता है, बराबर, डी वन, ये प्लस डी टू इंटू वन माइनस ऑफ वन अपॉन एन टू रिलेटिव। तो ये चीज अगर छोटा होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब शिफ्ट अब अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। लेकिन ओके। मुझे तो डेप्थ निकालना है ना, ये टोटल डिस्टेंस। तो ये अगर 6 के जगह पे इस तरफ मूवमेंट हुआ है तो ये 6 के जगह पे हो सकता है 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन 4 तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो दिस इज एपरेंट डेप्थ, ठीक है। लेकिन ये जो तुमने निकाला है दिस इज 2, दिस इज शिफ्ट, और ये शिफ्ट प्लस और माइनस हो सकता है, बराबर। ओके। एक और क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने दिया था वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना। और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन कि अगर लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और लाइट रे इस जगह से इंटर किया, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाई में वेरी कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा इसका लाइट रे। तो पूछा गया कि ये जो लाइट रे मूव करेगा तो इसका पाथ का इक्वेशन क्या होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द path of the light ray। इस डायरेक्शन में y है, और ये जो y है दैट इज वेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y की डायरेक्शन में वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से दिया गया है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू k y रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 पावर 1/2। तो y में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से वेरी कर रहा है तो इसका पाथ का इक्वेशन क्या होगा, ये तुम्हें निकालना है। सोचना थोड़ा सा, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे स्लैब बनेंगे, तो छोटे से थिकनेस के लिए मैं अगर डी वाई जी। थिकनेस ले लो तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन थोड़ा इधर ऊपर नीचे हम लोग वेरिएबल सर, मानेंगे, इस छोटे से के लिए नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ तो पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से तो आई थिंक मतलब चलो ठीक ठीक है 37 ले लेना, ठीक है, या फिर 53, हाँ 53 ले लो, कैसा भी हो सकता है मुझे नहीं पता अभी। थीटा के टर्म्स में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इसको तो करके मतलब लेके फर्स्ट आना लैब पे नेक्स्ट क्लास लगाना पड़ेगा में। ना सर? मतलब एक स्नेल्स लॉ तो सर बाहर वाले मीडियम पे लगाना पड़ेगा और एक डीवाई वाले पे लगाना पड़ेगा हाँ। जो वेरी हो रहा है। सोचना थोड़ा सा, आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम आएगा। लोग। नेक्स्ट जो है दैट इज वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। अभी जो केस हम लोग देख रहे हैं अपेरेंट शिफ्ट अपेरेंट डेप्थ में, जब अपेरेंट शिफ्ट होगा या फिर अपेरेंट डेप्थ होगा तो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होगी, लेट्स से कि एक मीडियम है 1 and 2 और इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे इस तरीके से बाहर निकलता है,
दिस इज इंसिडेंट लाइट रे और इससे बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इससे हमारा क्या बनता है, इमेज। तो इसको अगर बैक ट्रेस करें तो इस जगह पे बनने वाला इमेज, दिस डिस्टेंस इज डी आई एंड दिस डिस्टेंस इज डी ओ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ओ हमें क्या दे देगा, हमें फॉर्मूला पता है डेट डी ओ अपॉन एन ओ इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एन आई, मेरे फॉर्म में ये फॉर्मूला है। अगर इसको मैं पूरा का पूरा टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है अब मूव कर रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ वेलोसिटी होगा इसका यू मान लो, तो जो इमेज है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में। और किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स u की ज़्यादा होगी, v की कम होगी। क्यों कम होगी बोलो, कोई रीज़न, क्या रीज़न है? क्योंकि u की स्पीड इसलिए ज़्यादा होनी है क्योंकि इमेज को जो डिस्टेंस कवर करना है वो कम कवर करना है, और ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस कवर करना है वो ज़्यादा करना है, और दोनों को सेम टाइम में यहाँ पे पहुँचना है, बराबर। तो इसीलिए इस u की स्पीड ज़्यादा होगी और v की होगी कम। और ऐसा भी हम लोग करेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो t के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये मिल जाएगा d डी ओ डिवाइडेड बाय टी टी और 1/n o, 1/ni डी डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। अब तुम मुझे बताओ ये क्या चीज़ है, क्या है ये, क्या लिखेंगे इसको, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, सॉरी इमेज बोल दिया मैंने, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस है। क्योंकि मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो सरफेस से डिस्टेंस लिया है, जरूरी नहीं कि सरफेस हमारा बिल्कुल ही शांत रहे, स्थिर रहे, पॉसिबल नहीं, हो सकता है कि सरफेस भी नीचे ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब वो मूव करेगा उस समय समझ लेना एडवांस क्वेश्चन बना। सो दूसरा है एन आई इंटू दिस, और ये जो होगा दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस। तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है, दैट इज इक्वल्स टू वी आई एस अपॉन एन आई। और ये फॉर्मूला याद रखना आसान है, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट में रिलेशन है वो भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। तो चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और कुछ इसमें बताने वाला था मैं, चलो ठीक है, याद आएगा तो मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा है कि चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, लेट से कि ये मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, और इस जगह पे एक फिश है और इस जगह पे बर्ड। ये जो फिश है ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू इज इक्वल टू 4/3, और इस जगह पे म्यू जो गिवन है डेट इज 1। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द
वेलोसिटी ऑफ द, क्या है, फिश एज सीन बाय द बर्ड, एंड दूसरा है फाइंड द वेलोसिटी of the bird as seen by the fish। सॉल्व करो इसको। तो देखो, इसमें सिचुएशन को मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। फिश है इस जगह पे, ये नीचे की डायरेक्शन में 12 से जा रहा है, और बर्ड है ऊपर के डायरेक्शन में 30 से जा रहा है, और डिस्टेंस की ज़रूरत है नहीं मुझे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना दिया गया है, 1 है ना, और इसका 4/3। तो जब भी रिलेटिव पूछा गया, सबसे पहले मान लेते हैं कि एज सीन बाय बर्ड। जब एज सीन बाय बर्ड करेंगे तो ऐसा मत करना कि बर्ड को स्टेशनरी कर दिया। तो ये 30 से ऊपर जा रहा था, इसको रोकने के लिए 30 नीचे कर दिया, और फिश के पास 12 प्लस 30 आ गया, और अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डेट वी अपॉन एन ओ इज इक्वल टू वी आई अपॉन एन आई। गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्यों ओके आएगा, हाँ क्योंकि समझा। ये जो 30 मीटर पर सेकेंड था वो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए था, और 30 हाँ तुम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐड नहीं कर सकते, वो कुछ चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, हम्म, 12/μ हो जाएगा फिर। हाँ अच्छा हाँ 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 तो वो डायरेक्ट समझा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसा रिलेटिव में नहीं ले सकते। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, ये फिश है, और ये 12 से जा रहा है, और ये 30 से जा रहा है। तो कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है। अगर बर्ड देख रहा है तो फिश बनेगा ऑब्जेक्ट, तो लाइट रे इस तरीके से जाएगा। अब ये जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये अगर नीचे जा रहा है तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी तो नीचे ही जाएगा, हाँ है ना। तो बेसिकली दोनों का रेट ऑफ चेंज निगेटिव हो जाएगा, तो मैं माइनस साइन को पुट ही नहीं कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि मुझे निकालना है, और इमेज ये वाला रिफ्रैक्टेड रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, दैट इज विल बी 1, एंड ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय एन ओ, कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 4/3। 4/3। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा तो क्या दिया मैंने, मीटर पर सेकेंड। तो एज सीन बाय बर्ड है, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज या फिर फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, है ना। अब सिंपल सा चीज है कि अगर ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, 9 से, और बर्ड जो है ऊपर की डायरेक्शन में 30 से जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव कितना आ जाएगा, 9 प्लस 39। 9 प्लस 30, तो चल भी 39। अच्छा, प्लस माइनस देखो मैं यहाँ पे लिखा नहीं, वेलोसिटी ऑफ द फिश इज 9, तो अगर तुम नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेना चाहते हो तो इधर -9 लिखना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ द बर्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, तो माइनस एक साइन पहले से ही था, +30 लिखेंगे तो ये -39 आएगा। अगर तुमने नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन कन्वेंशन की तरह यूज किया है, बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? वाई डायरेक्शन में है ना वेलोसिटी ऑफ बर्ड, तो पॉजिटिव ही होगा ना। अच्छा हाँ समझा। हम्म। हम्म। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे कि ये जो बर्ड है
और ये जो फिश है इसके बीच का डिस्टेंस गिवन है मुझे, है ना। जिसको मैं मान लेता हूँ कि x है और इसको मान लेता हूँ y। तो दिस x प्लस वाई जो होगा एक पर्टिकुलर लेंथ को देगा, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा मुझे x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करने पर। हाँ, कांस्टेंट मोशन जैसा। तो ये दे देगा मुझे रिलेटिव वेलोसिटी, तो डी एक्स बाई डी टी मिलेगा प्लस डी वाई बाई डी टी मिलेगा। लेकिन इस जगह पे जो x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का मतलब कि डिस्टेंस है इससे, लेकिन जब ये देख रहा है तो इमेज तो इस जगह पे होगा, है ना। तो एक्चुअल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस मच, नॉट x प्लस वाई, बट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डेट डी ओ अपॉन एन ओ इज इक्वल टू डी आई अपॉन एन आई, है ना। सो डी ओ इज व्हाट, x अपॉन एन ओ इज इक्वल टू डी आई अपॉन एन आई। एन आई क्या है हमारा, 1 है, और ये कितना है, 4/3 है। तो ये जो मुझे बेसिकली लिखना चाहिए था यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए था, x अपॉन 4/3 होना चाहिए, x अपॉन 4/3 प्लस ऑफ y का रेट ऑफ चेंज, ना कि इसका रेट ऑफ चेंज। इसका रेट ऑफ चेंज क्या देगा मुझे, वेलोसिटी डी बाई डी टी। इसका रेट ऑफ चेंज मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ द इमेज एज सीन बाय द बर्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट, तो 3/4 हो जाएगा और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी टी। क्लियर है क्या। अब जैसा कि मैंने सर। बताया था, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि अब 3/4 कर लिया हमने मल्टीप्लाई से, तो ये जो डिस्टेंस है इसका रेट ऑफ चेंज लेना है कंस्ट्रेंट मोशन की तरह। तो ये जो पॉइंट है ये क्या करना चाह रहा है, लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, कितने से, 9 से बढ़ाना चाह रहा है। तो इधर मैं पुट कर लूंगा, सॉरी, ये x जब लिया है मैंने तो ये ऑब्जेक्ट के पास आ जाएंगे हम लोग, बराबर। तो ये कितने से लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है, कितना, 12 दिया था ना, 12 से और प्लस डी वाई बाई डी टी, और ये y के लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है बर्ड भी, कितने से, 30 से, तो +30 लिखेंगे। और दूसरा एंड रेस्ट पे है, अगर सरफेस हमारा मूव कर रहा होता तो मैं कंस्ट्रेंट मोशन की तरह सरफेस का भी वेलोसिटी लेता। तो देखो कितना आ गया, 9 प्लस ऑफ 30 दैट इज इक्वल टू 39। समझ में आया क्या। यस सर। हम्म। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं कितना क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन और देख लो। एक से एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये एक मिरर है, पानी इस लेवल तक बढ़ा हुआ, और एक ऑब्जर्वर है, ये इस एक फिश को देख रहा है, एक फिश को देख रहा है, और जब फिश है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से 12 मीटर पर सेकेंड से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। लेकिन पानी जो है वो बाहर निकल रहा था, जिसके कारण से इसका पानी का जो लेवल है वो भी नीचे की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा था, 4 मीटर पर सेकेंड लेवल, 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, बराबर। तो पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी of the reflection of fish as seen by the observer। ठीक है, किसको देखना है मुझे, फिश के रिफ्लेक्शन को देखना है मुझे। तो उस फिश का ओके। रिफ्लेक्शन
किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि दो इमेजेस मुझे दिखेंगे, तो उन दोनों इमेजेस के रिलेटिव वेलोसिटी कितने होंगे वो मुझे बताना है। एक सिंपल पहले क्वेश्चन कर लो जो मैंने अभी लिखा है। तो देखो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन को करना है। दोनों तरीके हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रे डायग्राम को सबसे पहले फॉलो करना है। म्यूट कर लो। रे डायग्राम को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी जगह से पता चलेगा। ये सरफेस है, इस जगह पे जो ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा, क्योंकि इस जगह पे मिरर दिया हुआ है ना नीचे, तो जस्ट नीचे बनेगा इस लोकेशन पे। और ये जो लोकेशन होगा इस जगह पे इमेज बनेगा और ये इमेज बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो इस लाइट रे के साथ क्या क्या हुआ। पहला ये जो लाइट रे था रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्शन से बना यहाँ पे इमेज। फिर ये लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे बाहर निकला तो ये रिफ्रैक्टेड बन गया, तो इसके कारण से एक और इमेज बनेगा। तो जो ऑब्जर्वर देखेगा वो किस लाइट रे को देखेगा? इस लाइट रे को देखेगा। तो वो बोलेगा कि इमेज है इस जगह पे है, मतलब ऑब्जेक्ट इस जगह पे बेसिकली। तो फाइनल इमेज का पोजीशन यहाँ पे है। ये I1 बोल लो और इसको I2 बोल लो, और ये इसी को देखेगा और इसी की वेलोसिटी बताएगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है जब मिरर होता है तो मिरर के केस में जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है उतनी वेलोसिटी इमेज की होती है। तो ये भी 12 से ऊपर जाएगा। और ये सरफेस है, और सरफेस कितने से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड से। और ये इस जगह पे ऑब्जर्वर है। तो अब मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है हमारा x है, दिस डिस्टेंस इज x। तो एक्चुअल में जो फाइनल इमेज बना है इस लोकेशन पे बना है, तो इन दोनों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला पहले लेंथ निकालना होगा मुझे, और ये लेंथ होगा कितना? x/। है ना? इस तरीके से निकालते हैं। DO/NO इज इक्वल टू DI/NM। x डिवाइडेड बाय 4/3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाय 4/3 विच इज 3/4। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो ये बनेगा। सो दिस लेंथ x1 बोल लेता हूँ एंड दिस लेंथ x2 बोल लेता हूँ। x1 प्लस ऑफ x2 बराबर। तो टोटल लेंथ कितना बनेगा? x1 प्लस ऑफ x2, और इसका डिफरेंशिएशन, दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। ये हो जाएगा डी x1 बाई डी टी प्लस डी x2 बाई डी टी, है ना? तो पहले डी x1 बाई डी टी लिखते हैं और फिर डी x2 बाई डी टी लिखते हैं। तो अगर x1 के देखें तो x1 के लिए दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, क्योंकि इसी दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस x1 कहलाएगा, और वो x1 इन दोनों पॉइंट के वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या करना चाह रहा है? डिस्टेंस को बढ़ाना चाह रहा है या घटाना चाह रहा है? बोलो। तो कम कर रहा है ना ऊपर जा। क्योंकि ये जो चीज है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है 12, तो इसकी भी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और मैं उसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पे x1 की जगह पे मैं लिखूंगा ये वाला वैल्यू। दिस इज व्हाट? दिस इज x1।
हम्म, 3/4 डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एक्स टू बाई डी टी, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और डी एक्स बाई डी टी। ये जो पॉइंट है ये कितने से जा रहा है, 12 से, तो घटाना चाह रहा है, -12 लेंगे। और ये जो पॉइंट है वो क्या करना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है या बढ़ाना चाह रहा है, घटाना चाह रहा है ये भी। घट- तो इसके लिए भी क्या लेंगे हम लोग, -4। फिर आएगा हमारा प्लस। अब डी एक्स टू बाई डी टी के लिए देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट हम्म, नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या करना चाह रहा है, बढ़ा बढ़ाना चाह रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस प्लस 4। फोर +4। अब इज इक्वल्स टू करो, तो ये हो जाएगा 3/4 और कितना आ जाएगा, 4 से कट्टी कर लो ना, -4, 12 एंड प्लस ऑफ 4, कितना आ रहा है आंसर, माइनस -9 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, डायरेक्शन। -8। अब दूसरी तरीके से हम लोग किस तरीके से कर सकते थे, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस अपॉन एन ओ इज एन आई अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस डिवाइड बाय एन ओ, है ना। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बार जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद का लेना, हाँ, 12 + 4 इसमें। जो कि ऊपर की डायरेक्शन में 12 से जा रहा है, बराबर। तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऐसा हो जाएगा, एन आई कितना है 1, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस, तो सरफेस नीचे 4 से जा रहा है और ये 12 से जा रहा है, हम्म, तो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4/3, 12। है ना। अब इधर से आंसर आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज का, जैसे हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सरफेस पुट करेंगे। तो इस तरीके से, दोनों तरीके हाँ से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सर, डिपेंड, आपके हिसाब से इजी कौन सा है ज्यादा? वो तुम पे डिपेंड करता है, मैं दोनों तरीके से कर लेता हूँ। और कभी कभी ऊपर वाला प्रोसेस इजी पड़ जाता है, कभी कभी नीचे वाला प्रोसेस इजी पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंड। ऊपर वाला जो है बेसिक है ना, वो मतलब हाँ, अंडरस्टैंडिंग वो वाला। फंडामेंटल है, और नीचे तो फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, म्यूट कर लो। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसको बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो TIR होता क्या है और क्रिटिकल एंगल होता क्या है, बोलो फटाफट। सर, क्रिटिकल एंगल जहाँ पे डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में जाता है लाइट रे, तब उस एंगल पे मतलब इंसिडेंस होता है सरफेस को कि वो परपेंडिकुलर हो जाए नॉर्मल को, मतलब पैरेलल टू द सरफेस हो जाए, रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टेड रे। चलो तुमने बोल दिया, अब इधर समझो। गलत है? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत बातें तो बिल्कुल ही सही है डेफिनेशन के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग देखो क्या है, कि अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है और मैं ऑब्जर्वर इस मीडियम में हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, तो जो लाइट रे होगा कैसे निकलेगा, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा।
दूसरी बार जो लाइट रे बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से चला जाएगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डिफरेंट। तो इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा दूर जाते जाऊंगा तो सबसे पहले 90 को कौन रीच करेगा, क्योंकि रेयरर मीडियम का एंगल ऑलवेज बड़ा होता है डेंसर मीडियम के एंगल से। आया ना। यस। तो ये जो एंगल है आई धीरे 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 करके बढ़ते जा रहा है, और अगर तुम इसको बढ़ाते जाओगे तो आर भी तो बढ़ेगा। तो सबसे पहले 90 को कौन रीच करेगा, आर रीच करेगा, है ना। और जिस समय ये 90 को रीच करेगा उस समय क्या होगा, लाइट रे जस्ट इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, जस्ट इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना। और ये 90 डिग्री हो जाए और वो किस एंगल पे होगा उसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या कहलाएगा, द एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction becomes 90 degree for denser to rarer medium is called critical angle। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हो गया। लेकिन सोचो अब इसके बाद क्या होगा, मैंने थोड़ा और एंगल बढ़ाया, उसी अगर मैं मीडियम में थोड़ा होगा। और एंगल बढ़ाऊंगा तो 90 से बड़ा रिफ्रैक्शन तो नहीं हो सकता है। तो इसके बाद का क्या होगा, लाइट रे उसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, सारे के सारे लाइट रे इस एंगल से बड़ा होने के कारण से रिफ्लेक्ट करेंगे। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल then all the light ray will be reflected and this is called TIR। So if I is greater than C, then all the rays will be reflected 100% इंटेंसिटी के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। ठीक है, इंटेंसिटी कितनी होगी, 100%, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। सोचो इसका कितना बढ़िया यूज किया जा सकता है ना। सोचो जरा सा, 100% इंटेंसिटी तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगर मीडियम कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि रिफ्रैक्ट भी नहीं किया, सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर गया, एनर्जी जितना था उतना एनर्जी। और इसका एग्जैक्ट यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स में। फाइबर ऑप्टिक्स यस। जानते हो क्या होता है, यस सर। जो लैन वायर्स हाँ। वगैरह तुम लोग के पास आते हैं, जो भी तुम्हारे पास हाँ, टेलीफोनिक वायर वगैरह जो होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स होता है। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा पाइप होता है और काफी थिन पाइप होता है, आंख से तुम देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, आई से तुम्हें दिखेगा ही नहीं, और इतना नैरो होता है कि उसके अंदर क्या ट्रेवल करते हैं, इसके अंदर EM वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस तरीके से ट्रेवल करते हैं कि वो हर बार टीआईआर करता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे अंदर डालना होता है, बराबर। उससे ज़्यादा एंगल होगा तो ये बाहर निकल सकता है, क्यों, क्योंकि मैं इस जगह पे एक कोटिंग अप्लाई करता हूँ। और ये कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए, रेयरर होना चाहिए, डेंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेंसर बनेगा और ये रेयरर बनेगा, तभी तो टीआईआर पॉसिबल है। टीआईआर कभी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टीआईआर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं। पॉसिबल तभी होगा
जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है तभी टीआईआर हो सकता है। इवन पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि 100% हर एक बार ही होगा। तो ये कंप्लीट टीआईआर कर गया, और जो ईएम वेव है ये अंदर ट्रैप हो चुका है, और ये तभी बाहर निकलेगा जब ये ट्यूब अलाउ करेगा इसको बाहर निकलने के लिए। तो ये होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स, और इस तरीके से हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन के काम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बराबर। और तुम्हें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसी से ईएम वेव ट्रेवल करता है। तो सोच सकते हो स्पीड कितना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना है मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, एकदम बिल्कुल इंस्टेंटेनियस होगा इंफॉर्मेशन को पहुंच पाना ए से बी तक, चाहे तो वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो। इसीलिए इंटरनेट इतना फास्ट चलता है। अब फास्ट और भी चीज़ें से चलता है, क्योंकि तुम्हें इंफॉर्मेशन बहुत सारे सेंड करने होते हैं और रिसीव करने होते हैं। खैर अभी हम लोग वो सब नहीं पढ़ रहे। तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें एक ये बात पता चला कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, और तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। आगे जाकर के हम लोग डिराइव भी करेंगे कितने मिनिमम एंगल पे भेजना चाहिए ताकि ये बाहर ना निकले, बराबर। चलो आगे करते हैं। तो लेट्स से क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि एक वाटर है, और एक सरफेस पे एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट रख दिया है, मतलब बल्ब रख दिया है, टॉर्च रख दिया, ठीक है। बल्ब है और ये इल्यूमिनेट कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 30 सेंटीमीटर, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है डेट इज 4/3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है डेट इज 1। तो बोला गया कि एक ऑब्जर्वर है जो इस सरफेस को देख रहा है, तो फाइंड करना है, फाइंड आउट द एरिया which is bright, सॉल्व करो। ऑफ द सर एरिया किसका निकालना, ऑफ द सरफेस। कितने से एरिया का सरफेस जो होगा वो ब्राइट होगा वो निकालना। काफी आसान क्वेश्चन है, किया ही होगा तुम यस लोगों सर, ने। किया हुआ है। तो ये जो लाइट रे है वो इस जगह से बाहर निकलेगा, ये क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ट्रैप। तो यहाँ पे पूरा डार्क होगा, तो इतना सा एरिया क्या होगा, इल्यूमिनेटेड होगा, इतना सा एरिया, दिस एरिया विल बी इल्यूमिनेटेड। उसके बाद तो फिर टीआईआर हो जाना है, फिर लाइट तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। बाकी इधर के लाइट सभी बाहर निकल सकते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो मुझे अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो वो रेडियस हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो यस सर, क्रिटिकल एंगल निकालना है मुझे। क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा, अच्छा ऊपर क्रिटिकल एंगल निकाल के बताया ही नहीं मैंने। चलो, तो पत समझा, याद है। है ना, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी इज इक्वल टू, याद है क्या। साइन चलो इनवर्स 1/म्यू। इधर इधर अगर इधर, ऊपर वाला एयर है। ये N2 है और ये N1 है, हाँ, और मैं बोल सकता हूँ साइन C इंटू N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू साइन 90। 90। तो कितना आ जाएगा, साइन C इज इक्वल्स टू N1/N2, और यस N2 डिवाइडेड बाय N1 इज N रिलेटिव, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/N रिलेटिव। ये लेते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। अब इसी क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ।
सी और ये 90 डिग्री, तो साइन सी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एन रिलेटिव विच इज 4/3। यस। ये हो जाएगा साइन सी इज इक्वल्स टू 3/4। अब वापस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल हो जाएगा सी एंड दिस लेंथ इज गिवन डी। सो दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यस सर, निकालिए। है ना, निकाल जाएगा, आर हो जाएगा। अब सर, एंगल वगैरह सब कुछ मिल गया ना, ये एंगल हालांकि तो उतना परफेक्ट नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं। और फिर आर निकल, रेडियस आया था मेरा 0.9/√7। जो भी है, तो फिर पाई आर स्क्वायर कर लेना, आंसर आ हाँ। जाएगा। चलो आगे चलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस सर हम इस लोग। क्वेश्चन को सर सॉलिड एंगल से हो सकता है अगर तो सॉलिड एंगल की जरूरत ही नहीं है ना, सॉलिड एंगल निकालने कंसेप्ट लग थोड़ी, नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है। मतलब वो भी कोन ही बन रहा है ऐसा। तुम एंगल निकालोगे ना, सॉलिड एंगल तुम्हें निकालना पड़ेगा, फिर एरिया निकालना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट मालूम नहीं है सर, तो वो हम लोग कैसे करते हैं सॉलिड एंगल। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे ना, इधर क्यों करें ये सब चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक प्रिज्म है और ये दे रखा है ए बी सी ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज थीटा, 90 डिग्री है। एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट हो रहा है इस तरीके से। तो बोला गया थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि जितने भी सारे लाइट इंसिडेंट हो रहे हैं वो वो जो है वो ए बी से बाहर ना निकले। बराबर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं दे देता हूँ, डेट इज इक्वल टू p/2। सो व्हाट should be the value of theta such that none of the ray comes out of the surface AB। ढेर सारी लाइट रे हैं इस जगह से इंसिडेंट हो रहा है, तो कोई सा भी लाइट रे जो है वो AB सरफेस से बाहर ना निकले, उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। सॉल्व करो। तो इस जगह पे कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, सारे लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। अगर इसको बाहर नहीं निकलना है, बराबर है क्या, तो ये दिस शुड बी सच, दिस एंगल जो होना चाहिए, एंगल है कितना वो पहले निकाल लेता हूँ, ये एंगल थीटा है और एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर लेता हूँ, तो ये थीटा, तो ये एंगल थीटा बनेगा और ये एंगल हमारा थीटा बनेगा, ये थीटा है ना, और ये 90 माइनस थीटा। तो ये जो 90 माइनस थीटा वाला एंगल है ये क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तभी तो टी आर कर लेगा, यस सर। है ना। तो ये एंगल इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, तो दिस 90 माइनस ऑफ थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल। इवन ग्रेटर देन ही लिखते हैं, इक्वल्स टू नहीं करते हैं, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू निकालना तो इक्वल्स टू तो ये निकालेंगे। अगर ये ऐसा होना चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों साइड साइन ले लो, साइन 90 माइनस थीटा साइन सी के बराबर होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन सी, और साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/n रिलेटिव 1/3/2 2/3। विच इज 2/3, और ये cos थीटा। सो थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। ये बात समझ में आई कि नहीं, हाँ, ग्रेटर था तो डिक्रीजिंग।
हाँ, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना ये, तो yes, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, right. वही फाइबर ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन है, और बोला गया कि इस फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर लाइट रे को किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कराया जा सकता है, लेकिन जितने भी लाइट रे इसके अंदर जाए वो ट्रैप हो जाए और बाहर ना निकले। तो अगर इस जगह पे एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो पूछा गया व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, फाइंड द वैल्यू of n such that none of the light ray comes out of light ray comes out of it for any angle of incidence। सॉल्व करो इसको। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्वेश्चन लिखा है ना, फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये ऐसे, और लाइट रे जो है वो किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो सकता है। तो अगर इस एंगल पे इंसिडेंट है तो ये कुछ रिफ्रैक्ट करके इस तरीके से जाएगा, और ये फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस किसका है बाहर निकलने का? अगर ये एंगल काफ़ी कम हो जाए तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है बाहर निकलने का। तो वो, अगर मैं इस एंगल पे इंसिडेंट कराता हूँ लाइट रे को 90 डिग्री पे, तो ये जो एंगल आएगा सबसे बड़ा आएगा, और इसी लाइट रे का बाहर निकलने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं इसी लाइट रे को अंदर करा दूं, तो फिर बाकी सारे लाइट रे ये सब तो अंदर ही रहेंगे, बाकी कोई सा भी लाइट रे यूज़ कर लो, सब अंदर रहेंगे, है ना। तो मुझे बस इसी को अंदर कराना है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान है कि लाइट रे कुछ इस तरीके से आया, और इस तरीके से आएगा। तो लेट्स से दिस एंगल इज आर, तो ये नहीं, लेट्स से दिस एंगल इज आर, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस ऑफ आर, और 90 माइनस ऑफ आर किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से, साइन इनवर्स का, हाँ क्रिटिकल एंगल से। लेकिन तुम अगर 90 डिग्री से इसको इन कराओगे तो आर का वैल्यू कितना होगा, एग्जैक्ट सी के बराबर। तो मैं आर का वैल्यू क्या पुट कर लूंगा, सी। समझ में आ गया? यस सर। अब क्या करना है मुझे, 90 मस्ट बी ग्रेटर देन 2c, बराबर है क्या? तो 45 डिग्री सी, दोनों साइड आप साइन ले लो, ठीक है। 1/n रिलेटिव इज इक्वल्स टू 1/√2, मतलब ग्रेटर देन, नहीं कौन सा था, इधर था। अच्छा मैंने मैक्सिमम वाला केस नहीं लिया। सो सर n ये आर के जगह पे सी क्यों आया? मस्ट बी लेस देन √2, मस्ट बी ग्रेटर देन √2 है। समझा। बोलो, r की जगह पे c क्यों आया? क्योंकि ये जो r है 90। हमारा, ये r कितना होगा 90 डिग्री के लिए, c, है ना। लिख के देख ले हाँ सेल्फ तो पता चलेगा। मैंने बताया था ना ये इस तरीके से जा रहा है। तो अगर ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, तो ये अगर 90 प्रिंसिपल ऑफ डिग्री हुआ, रिवर्सिबिलिटी। हाँ, तो ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अगर लाइट इधर से जाएगा तो ऐसा ही सिचुएशन होगा ना। उल्टा देख उल्टा।
अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझा। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। तो प्रिज्म पता है तुम लोगों को क्या होता है, पढ़ के रखा है आपको, कुछ इस टाइप का, कुछ इस शेप का एक ग्लास ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर कोई भी रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और दो इसके रिफ्रैक्टिंग साइड्स होते हैं, एक ये वाला रिफ्रैक्टिंग साइड होता है और एक ये रिफ्रैक्टिंग साइड होता है। तो एक तरफ से इंसिडेंट लाइट रे आता है और एक तरफ से इंसिडेंट लाइट रे बाहर निकलता है। तो एक फ्रंट व्यू मैं इसका सिर्फ बनाता हूँ, कुछ इस तरीके का होगा। और इस तरफ से अगर लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इसके ऊपर एक नॉर्मल बनाया, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ और फिर इधर से बाहर निकल गया। सो दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, और इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। और ये इंसिडेंट लाइट रे। इसके अंदर दो एंगल्स को यूज किए जाते हैं, एक एंगल R1 और इस एंगल को R2, और ये एंगल A। हमें पता है कि R1 प्लस ऑफ R2 किसके बराबर होता है, ए A के बराबर। तो R1 प्लस ऑफ R2 A के बराबर होता है। और डेविएशन जो निकल के आता है वो डेल्टा कितना आता है, ए आई प्लस डेल्टा आई प्लस ई रहता है, माइनस माइनस ए। ऑफ, है ना। इन दोनों फॉर्मूलेस को याद करके रखना है। डेल्टा निकाल सकते हैं, मैं बस हिंट दे देता हूँ अगर तुम लोगों को जरूरत पड़े। तो पहला जो है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इस तरीके से, जिसमें कि ये एंगल R1 है और ये एंगल R2 है और ये 90 डिग्री है ना, ये जो मीट किया है। और ये एंगल A है। तो अब कंप्लीट करा लेना, ठीक है। तो R1 प्लस ऑफ R2 इस जगह से A आ जाएगा, या फिर ये एंगल निकाल लेना 90 माइनस ऑफ R1, और ये एंगल निकलेगा 90 माइनस ऑफ R2। तो तीनों का समीशन 180 होना चाहिए ट्राइंगल से। तो ये दे देगा। दूसरा, ये लाइट रे इस तरह जा रहा है और इस तरह से बेंड हो गया, तो पहला डेविएशन निकाल लेना इधर से। और ये लाइट रे इस तरीके से जा रहा है और ऐसा बेंड हुआ है, तो ये डेविएशन निकाल लेना। तो डेल्टा 1 प्लस ऑफ डेल्टा 2 विल बी द नेट डेविएशन, जिसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। R1 और R2 के टर्म्स में आएगा, और R1 प्लस ऑफ R2 A होता है, उसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, आंसर आएगा। तो ये सर ये डेविएशन, मिनिमम डेविएशन नहीं नहीं, अभी एक्सपेक्ट करें। मिनिमम नहीं है, ये जनरल इक्वेशन है, दोनों जनरल फॉर्मूलेज हैं। जनरल फार्मूला, इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेविएशंस हुए, ठीक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट डेविएशंस हुए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट डेविएशंस मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो डेविएशंस मिला, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने दिया, तो हर एक के लिए डेविएशंस वगैरह अलग अलग होंगे। उसके लिए ग्राफ को हमारा कुछ इस टाइप का निकल करके आता है, ऐसा। और ये जो है पैराबोला नहीं है, बराबर है क्या, अच्छा ये पैराबोला का यस शेप का सर। नहीं है। और ये जो लोकेशन होगा जहाँ पे मिनिमम डेविएशन होगा, वो कौन सा लोकेशन होगा, जहाँ पे आई और ई का वैल्यू सेम होगा। सो दिस इज विल बी द मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम। और ये जो होगा वो मैक्सिमम डेविएशन के लिए यूज होगा। और मैक्सिमम डेविएशन कहाँ पे होगा, जब जब 90 डिग्री हो जाएगा। आई इज इक्वल्स टू
सर ये ऐसा 92। बोलते हैं ना, हर एक इंसिडेंस एंगल के लिए दो डेविएशन आते हैं, मतलब डेल्टा वन डेल्टा टू बोलते हैं वो। अब ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम्म। अगर मैंने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा आई, तो एक डेविएशन मिला। लेकिन जब यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया तो मुझे एक और वैल्यू मिल रहा है जिसके लिए डेविएशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा अच्छा ऐसा है। है ना। म्यूट कर लो एक बार। तो ये दोनों वैल्यूज कौन कौन से हैं, समझो बात को। और इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से निकाल सकते हैं। लेट से कि एक डेविएशन है। अच्छा, ये बात तो पता चल गया कि आई इज इक्वल टू ई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक के लिए हो सकता है। वो कब होगा, जब डेल्टा मिनिमम होगा। बाकी समय आई और ई का वैल्यू डिफरेंट होने वाला है। तो लाइट रे अगर इधर से इंसिडेंट किया, मान लो आई से, तो ये कुछ इस टाइप से चला जाएगा बाहर। तो इसके लिए डेविएशन हमारा कुछ हो रहा है, ये डेल्टा डेविएशन। तो ये एंगल ई है। तुमने टॉर्च को इस तरफ से जलाया तो लाइट इस तरीके से निकला। लेकिन अगर तुमने अगर टॉर्च इस तरफ से जलाया होता तब लाइट तो उसी पाथ को चूज करता, और उसी पाथ को चूज करता तो डेविएशन फिर भी क्या रहता, सेम रहता। इसका मतलब ये है कि एक डेविएशन आई के कारण से हो रहा है और एक डेविएशन ई के कारण से हो रहा है। तो इस लोकेशन पे डेविएशन कितना हो जाएगा, ई। ई मतलब कि आई इज इक्वल टू ई नहीं होगा, मतलब ई सिर्फ लिख देता हूँ मैं, सर सिर्फ ई। मतलब वो दो डेविएशन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू है सर, ऐसा बोल नहीं सकते नहीं, हैं? ये डेल्टा ही डेविएशन है। ये डेल्टा डेविएशन एक बार आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आएगा, और ये डेल्टा डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस ई के लिए आएगा। ई क्या एंगल है ना, बस नोटेशन का तरीका है। समझ में आया। तो ये दो डेविएशंस, एक डेविएशन दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आ रहा है। और जिस समय आई और ई इक्वल हो जाएगा उस समय जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हम लोग फिर से वही बोल सकते हैं कि डेविएशन तो एक ही हो सकता है, तो दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मिनिमम हो पाएगा। दूसरा चीज़ ये मैं बताना चाह रहा था कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट ए पैराबोला। और ये डिस्टेंस बड़ा होगा। अगर मैं इसको x1 बोल लूँ और इसको x2 बोल लूँ, सो x1 विल बी ग्रेटर देन x2। ये सिमेट्रिक नहीं है, इसके अबाउट इसका सिमेट्री नहीं है। बात क्लियर है। मेंस में एक बार जेई में क्वेश्चन आ चुका था इसके ऊपर, कुछ एंगल्स वगैरह दिए थे और एंगल निकल नहीं रहा था, बस डेटा को प्रिडिक्ट करना था ग्राफ से। तो जेई वाले क्वेश्चन तुम एक बार देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मिनिमम डेविएशन जहाँ पे होता है सर उससे थोड़ा ज्यादा ही लगता है, मतलब वापस सेम डेविएशन पाने के लिए, ऐसा कुछ है? ज़्यादा भी और कम भी दोनों ना, क्योंकि तुम इस लाइन से इस तरफ भी जाओगे और इस तरफ भी जाओगे ना, हम्म। तो इस तरफ ज़्यादा लगेगा और इस अच्छा। तरफ कम लगेगा। अब दूसरा करते हैं हम लोग, मिनिमम डेविएशन होगा कितना वो निकालते हैं। और मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो मिनिमम डेविएशन होगा वो कब होगा, जब आई और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो। जिस समय आई और ई का वैल्यू सेम हो जाएगा उस समय R1 और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू क्या होता है, R1 प्लस ऑफ R2, इम्प्लाइज, इसको मैं R बोल लेता हूँ, उसको R विल बी इक्वल्स टू A/2, यस। बराबर। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू आई प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ ए, और आई और इक्वल हो गया, इसको मैं लिख लूंगा ए बाई 2i माइनस ऑफ ए। और आई कौन सा है, मिनिमम वाला,
माइनस ऑफ ए, दिस इज डेल्टा मिनिमम। और इसके बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन निकाल लेते हैं। ये है हमारा प्रिज्म, और इंसिडेंट लाइट रे कुछ इस तरीके से आया है, जो कि मिनिमम डेविएशन के लिए आई है, और इस तरफ से बाहर निकलेगा, सो दिस विल बी द आर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेट साइन आई इज इक्वल्स टू n साइन आर, बराबर। सो n रिलेटिव कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू इधर से निकाल लो, विच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम ए प्लस प्लस ऑफ डेल्टा ए बाई डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर, आर का वैल्यू ये पुट कर लेता हूँ, विच इज ए बाय 2। तो अब कितना आ जाएगा, n relative will be equals to sin delta minimum plus of a डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ a बाय 2। इस जगह पे कोई भी एजम्पशन नहीं लिया गया, यहाँ पे assumption से मतलब सर। एक मिनट, क्या हो गया है, एजम्पशन का मतलब कि कोई भी अप्रोक्सीमेशन या फिर कोई भी एजम्पशन हमने नहीं लिया। अब हम उसको लोग एक, नेग्लेक्ट नहीं। हाँ कुछ भी नहीं करा है हमने। अब हम लोग एजम्पशन लेंगे कि इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, मतलब मैं ए की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अगर हमारा ए काफी ज्यादा छोटा होगा तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बराबर। डेल्टा मिनिमम विल ऑल्सो बी वेरी वेरी स्मॉल। अब हमें पता है कि साइन थीटा थीटा हो जाता है अगर हमारा थीटा काफी ज्यादा छोटा है Yes, sir. तो इसके अंदर के वैल्यूज अब चेंज हो जाएंगे। सो एन रिलेटिव विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा बन गया, दिस विल बी डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये बना डेल्टा मिनिमम प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। तो एन रिलेटिव इंटू ए is equals to delta minimum plus of a, and delta minimum will be equals to n a minus of a, which will be equals to n relative minus of 1 into a। ठीक है, ये यस हमारा सर। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला आ गया। सर मिनिमम वैल्यू मतलब ए कहाँ से कुछ लिमिट रहेगा ए का 20 से 5? सर छोटा तो एंगल है, क्वेश्चन में 3 मतलब डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक जा सकते हैं। ठीक है, एंगल सर तो इस, फिर हाँ बोलो। क्वेश्चन में दिया रहेगा था कि छोटा लेना है, मतलब जैसे अभी ये क्वेश्चन में हाँ आता था कि प्रिज्म, थीटा इज हाँ वेरी स्मॉल। प्रिज्म का एंगल ही गिवन होगा तुम्हें 3 डिग्री, छोटा बोलेगा नहीं, अच्छा ओके। थिन प्रिज्म बोल देगा वो। ठीक है, तो ये ओके थिन सर। प्रिज्म के लिए डेरिवेशन है, और इस जगह पे एन रिलेटिव यूज किया गया, तो एन रिलेटिव -1 इंटू ए, दिस इज डेल्टा। तो ए का वैल्यू तुम 5 डिग्री तक जा सकते हो, 7 डिग्री तक भी कोई कोई यूज कर लेते हैं, 10 डिग्री तक भी हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है 10 डिग्री तक क्वेश्चन देगा। अगर थिन बोल दिया है प्रिज्म तो वो एंगल छोटा ही देगा 5 डिग्री से कम। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन तो ऐसा करो पहले, कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड डेल्टा, और ये ए जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। सॉल्व करो पहले इसको। अच्छा ऐसा करो, दो के लिए सॉल्व कर लो। पहला, ए का वैल्यू अगर 60 डिग्री है और दूसरा अगर ए का वैल्यू, इस जगह पे ए पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट ए का वैल्यू 60 डिग्री है और दूसरा ए का वैल्यू 120 डिग्री है। दोनों के लिए डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला वाला आसान है, तो हाँ दूसरा वाला कुछ अजीब है। क्योंकि दूसरे कहीं पे कराया नहीं जाता है ना, इसीलिए पहला सिर्फ कराया हाँ जाता है। √3 आता है दिस इज ए, साइन। और इसमें मुझे हमेशा क्या करना है, रे डायग्राम बना करके क्वेश्चन को करना है। ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये जो बाहर निकलेगा आर, ये हमें पता चल जाएगा। इधर से क्या करेंगे, साइन 60 इंटू 1 एयर है, मान लेते हैं ये एयर है, इज इक्वल्स टू √3 इंटू साइन आर। सो दिस इज व्हाट, √3/2, √3 कैंसिल हो जाएगा, 30 डिग्री। आर का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। और अगर आर का वैल्यू हमारा 30 आ गया तो मैं, ये R1 है बेसिकली, तो R2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। 30 आएगा। हाँ, तो A माइनस ऑफ R2, R1 विल बी इक्वल्स टू R2 विच विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आया तो हमें पता चल गया कि जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो भी E 60 डिग्री के बराबर होगा। 60 डिग्री। तो डेल्टा निकल गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ ए। आई कितना है 60 और ई कितना है 60, और ये कितना हो गया ए 60, तो 60 60 डिग्री। डिग्री हो जाएगा डेविएशन। लेकिन हमें इसमें एक बात को ऑलवेज चेक करना चाहिए कि ये R2 जो है क्या क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। एक और क्वेश्चन मैं करा था, टाइम नहीं है अभी, क्या R2 क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि, और एक हाँ क्वेश्चन में समझ। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो TIR कर जाएगा ना फिर, और TIR करेगा तो फिर इधर से बाहर निकलेगा, और इस केस में हमारा डेविएशन कुछ और होगा। प्रिज्म को हल्के में मत लेना, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को कराया नहीं जाता है इसीलिए। चलो अब आगे चलते हैं। सेकंड के लिए 120 डिग्री अगर हमारा हो तो, हाँ उसमें शायद से। अगर 120 डिग्री होगा तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूँ मैं, पूरा ज़्यादा फीलिंग ही। के साथ, हाँ पूरा फीलिंग के साथ बड़ा बड़ा है। हाँ, तो ज्योमेट्री तभी देख पाओगे ना तुम। मैंने जेई में हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, ज्योमेट्री को देख देख करके किया है, कि उसे आधा प्रिडिक्शन पता चल जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन तो ज्योमेट्री से ही होते हैं ज़्यादातर। वो नहीं सही। फिजिक्स में भी, हाँ फिजिक्स में भी ज्योमेट्री लगता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री आर तो पे सेम आएगा। इंसिडेंट किया, आर तो ऑलवेज सेम रहेगा। आर इस 30। तरीके से बाहर निकल गया, दिस इज कितना 30 डिग्री, और ये एंगल है 120 1। डिग्री, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यस यस। तो ये जो लाइट रे है वो किस जगह से बाहर निकलेगा। अगर तुमने बोला कि ये इस जगह से बाहर निकलेगा, थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ, ये इस जगह से बाहर निकलेगा, तो क्या ये एंगल होना चाहिए थीटा। तो दिस थीटा हाँ प्लस तो 60 प्लस ऑफ 120 शुड बी इक्वल्स टू 180। आया ना। तो थीटा कितना निकल के आ गया, थीटा कितना आया 0 डिग्री। 0।
तो तुम्हें अब पता चल गया होगा कि ये जीरो होने का मतलब ये है, क्या है इसका मतलब? मैं पैरेलल जा रहा है नहीं, अलोंग नॉर्मल जा रहा हम्म। है। R2 0 है ना सर? हाँ। मतलब अलोंग कौन नॉर्मल सा जा रहा है। मैंने थीटा जीरो करा ना। थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री हो गया ना। थीटा 0 तो मतलब थीटा ये आपने R2 लिया ना? पैरेलली इस तरीके से जाएगा। नहीं समझे क्या? थीटा तो मैंने ये लिया था ना, ऐसा लिया था ना। दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 120, और ये एंगल लिया था थीटा। थीटा कितना निकल के आया? जीरो। थीटा जीरो हुआ, इसका मतलब ये काफी ज्यादा छोटा हो गया ना, मतलब लगभग ऐसे हो जाएगा, पैरेलल। ओ हाँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, तभी तो जीरो हुआ ना। तो इसका मतलब ये इस सरफेस पे फॉल ही नहीं करेगा, वो इस सरफेस पे फॉल करेगा। और फिर अगर इस सरफेस पे फॉल किया तो मैं अब एंगल को निकालूंगा कितना आ रहा है। ट्रायंगल तो इधर बना ना। सो दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 60, और कितना आ जाएगा ये इस तरीके से। देखो, ओके। एक्चुअली ये एंगल दिया नहीं है कितना है। लेट्स से कि ये आइसोसेलेस है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बात समझ में आई क्या? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये साइड लेन दोनों क्या इक्वल है। ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 है, ये 90, और लाइट रे इस जगह पे पहुंचा, और अब एंगल चेक करना है। तो दिस इज 90 प्लस 30 प्लस 30, कितना हो जाएगा ये? 30 डिग्री। बोलो समझ में आया? 90 प्लस 30 120, प्लस 30 कितना? 150, और प्लस 30 कितना? 180। तो ये एंगल हमारा निकला 60 डिग्री। अब ये एंगल अगर 60 है तो इधर से बाहर जो निकलेगा वो कितने एंगल पे बाहर निकलेगा, हम लोग अब आसानी से बता सकते हैं अगर ई बोल दिया तो। स्नेल्स लॉ लगा देंगे। वापस। तो तो डेविएशन कैसा आएगा? हाँ, तो मैं दिखा रहा हूँ ना अभी, तो रुको। तो इस जगह पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। तो इस जगह पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला कि ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना होता है? √3/2। और सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये 60 डिग्री कहीं क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा होगा तो टी आर करेगा। और साइन सी कितना हो जाएगा? 1/n रिलेटिव, और ये हो जाएगा 1/√3 विच इज इक्वल टू √3/3 साइन सी। अब देखो कौन सा बड़ा है? √3 बाई 60। टू बड़ा एंगल है। वैल्यू हाँ। बड़ा है तो एंगल भी बड़ा है। डेट मीन्स सी इज लेस देन 60 डिग्री। हम्म। बराबर। तो ये जो थीटा है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, जस्ट मीन्स यस ये सर। यहाँ पे टी आई आर करेगा। तो अब ये इधर जाएगा। वापस निकालेंगे। हाँ, इधर अब तो जाएगा। बाहर नहीं निकलेगा। अब बाहर निकल जाएगा ये लास्ट का। कितने सेंटीमीटर होगा? 60। देखो ये एंगल कितना? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री 60। से निकलेगा इधर। हाँ। और हाँ, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। आइसोसेलेस पे 30 30। हाँ। डिग्री। और ये एंगल कितना? 30 डिग्री। 30। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। 120। 120। तो 120 नॉर्मल। एंगल हुआ तो ये थोड़ा ऐसे जाएगा। ठीक है, दिख रहा है क्या? सर वन 120। 120 कहाँ से बना रहा है? ये नॉर्मल से ना? नहीं नहीं, नॉर्मल से नहीं, ये पूरा एंगल ट्रायंगल पहले बनाया ना मैंने। हाँ, समझा समझा। तो ये 120 बना। और ये एंगल अब कितना आया? 30। 120 में 90 हटा दो, 30 बचा ना।
तो 30 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो बाहर कितना से निकलेगा? 60 से, बराबर। हाँ हाँ, तो प्रिंसिपल टोटल फिक्स। तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितने रिफ्लेक्शंस हुए, टोटल रिफ्लेक्शंस कितने हुए। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि करना कैसे। ठीक है क्या? सबका डेविएशन ऐड करना पड़ेगा। यस। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है जिसका एंगल है 4 डिग्री। स्मॉल एंगल प्रिज्म 4 डिग्री, और ये लाइट रे है जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, डेट इज n इज इक्वल टू 3/2, तो पूछा है फाइंड द मिनिमम डेविएशन। 2 डिग्री। सिंपल है। अब डेल्टा मिनिमम किस तरीके से निकालेंगे? कोई सा भी जो ए लाइट इंटू रे इंसिडेंट हो रहा होगा, ये इस तरीके से बाहर निकलेगा। डेल्टा मिनिमम विल बी इक्वल टू n रिलेटिव -1 इंटू ए। सो दिस विल बी 3/2 -1, और a का वैल्यू 4 डिग्री। ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू 4 डिग्री, विच इज 2 डिग्री। आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि इस जगह पे एक प्लेन मिरर पुट कर लेंगे, तो अब हाँ, नेट डेविएशन कितना निकलेगा। तो ये सब क्वेश्चंस ढेर सारे बन सकते हैं फिर इसके कैसे ऊपर। करेंगे ऐसे, ये वाला? अगर मान लो कि बोल दिया एक लाइट रे जो कि इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, और इस जगह पे हाँ, एक मिरर रख दिया, तो बोला गया नेट डेविएशन कितना होगा। तो लाइट रे पहले इधर से जो निकलेगा वो डेविएटेड होगा। तो सीधा जाएगा। ये डेल्टा डेविएशन कितना हो जाएगा? डेल्टा डेविएशन, दिस 2 डिग्री डेविएशन अगर विल ये बी टू क्वेश्चन है डिग्री तो। हम्म, 2 डिग्री का डेविएशन हुआ। और ये जब इसके ऊपर फॉल किया, तो इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन वो इस तरफ चला गया। ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, तो टोटल डेविएशन कितना अच्छा, हुआ? 180 -4। दैट इज 180 -4। तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हुआ है दोनों, बराबर। ओके, 178 डिग्री, यस। आ गया आंसर। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आना। तो डीपीपी 3 डीपीपी कर लो सर, नेक्स्ट। अभी ऐसा सर ऐसा हो रहा है कि ओके। डीपीपी ज्यादा कर रहे हैं, तो मतलब रे ऑप्टिक्स का इतना ज्यादा नहीं, जहां से पढ़ा रहे उतना ही कर पा रहे हैं, दो आगे नहीं कर पा रहे। 2 डीपीपी कर लो, और रे ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स में ये तुम लोग कंप्लीट कर लो यहाँ तक, टिल टॉट तक। ठीक वीडियो है। आएगा। हम्म। ओके सर। सर सर, आप और वीडियो वो अपलोड वाला कर क्वेश्चन दीजिए। हुआ सर? हाँ हाँ,